सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 12 है तो सब्जेक्ट विषय क्या है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक चैप्टर है, 8वां चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो उसका ये तीसरा वीडियो है। तो 2 वीडियो इसके पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो यदि वो वीडियो आपने ना देखे हो तो उन वीडियो को भी देखें। पहले वीडियो में स्वास्थ्य की परिभाषा, रोग और रोग के प्रकार, रोगजनक क्या है तथा अस्वस्थता के कारणों को जाना था। दूसरे वीडियो में रोग और उनके कारकों को जाना था। तो इस प्रकार से 2 वीडियो हो गए, ये तीसरा है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, तो कौन कौन से रोग हैं वो हमने कल कारक जाना था, और कौन कौन से रोग हैं वो हो जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तृत रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का जो एक वीडियो है इसमें किन रोगों को जानेंगे। तो देखते हैं, ये पहला है क्या, टाइफाइड या म्यादी बुखार, आंत्रज्वर या मोती झरा कहते हैं इसे। तो देख रहे हैं, पहले सर्वप्रथम देखते हैं ये जो होता है किसके कारण, तो इसका कारक क्या है। तो यहाँ रहा कारक। तो कारक क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, क्या है सैल्मोनेला टाइफी, एवरथेला, क्या है एवरथेला टाइफोसा, ये दूसरा है कारक। तो ये क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये क्या है, जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है, क्योंकि हमने यहाँ भी तुम्हें बताया पहले कि जीवाणु द्वारा। तो ये सब जितने अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग ही पढ़ेंगे। तो कौन सा जनित है, जीवाणु जनित है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है, जीवाणु है जो इस रोग को फैलाता है। शरीर के अंदर पहुंचने के पश्चात ये क्या करता है, हमें रोगीला बना देता है। तो चलें देखते हैं। तो देखें यहाँ जैसा कि बताया गया है, क्या है, ये है रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, साल्मोनेला भी कहते हैं इसे, या सैल्मोनेला भी पढ़ सकते हैं। तो साल्मोनेला या सैल्मोनेला जो टाइफी है नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग घरेलू मक्खियों के द्वारा संदूषित भोजन को ग्रहण करने से होता है। अभी क्या है, घरेलू मक्खियाँ और संदूषित भोजन। तो देखें जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो भोजन पे क्या आपने देखा होगा कि बार बार बैठती हैं। तो बैठती हैं तो वो जब क्या होता है, वही मक्खियाँ मल पर बैठती हैं। जैसे बाहर है मक्खियाँ, मल है कहीं कुछ है, और यदि उस मल में क्या है ये सैल्मोनेला टाइफी है तो उनके पैरों में या शरीर में चिपक करके भोजन पे आ जाती हैं। और भोजन वही है, तो भोजन कैसा हो जाता है, संदूषित या मतलब दूषित हो जाता है, और उसी को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे हम रोगीले हो जाते हैं। तो यह रोग क्या है, 1 से 15 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं संक्रमण की क्या है विधि। तो देखो संक्रमण की विधि, मोड ऑफ स्प्रेड। तो ये क्या है, कैसे हो स्प्रेड होता, फैलता है। तो ये क्या है, संक्रमण की विधि। तो देखें संक्रमण की विधि, संक्रमण कैसे होता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि घरेलू मक्खियों द्वारा संदूषित भोजन या जल को हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो यह रोग हो जाता है, टाइफाइड हमें हो जाता है। तो बात बताई थी कि घरेलू मक्खियाँ जब क्या है मल पर बैठती हैं, उस मल में अगर सैल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला टाइफी है तो उनके शरीर में चिपक कर के भोजन पे आ जाता है, और भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे हो जाते हैं। या फिर जो जल है, दूषित जल है, जैसे नालियों में बहता हुआ या कहीं किसी भी प्रकार से मिक्स हो जाता है, तो नालियों में वैसे ही पानी बहता रहता है विभिन्न प्रकार के सीवर से या इस प्रकार से, तो वो भी जल कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। देखा होगा, जैसे आपको पता है कि जो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो कहता है उबाल के जल पिएं। तो उबाल के जल पीने का मतलब है कि अगर दूषित जल है तो उसमें जो साल्मोनेला टाइफी होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है। तो संक्रमण मतलब ये है कैसे बाहर से हमारे शरीर में आता कैसे है। तो आपको पता, भोजन के माध्यम से और जल के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, प्रवेश करता है और हमें रोगीला फैलाता है, रोग फैलाता है या रोगीला करता है। तो घरेलू मक्खियों द्वारा क्या है, घरेलू मक्खियाँ जब भोजन को क्या करते हैं, संदूषित कर देती हैं, या फिर जो जल संदूषित होता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें ये रोग हो जाता है। चल आगे देखते हैं। तो इसके क्या है, ये लक्षण हैं। तो लक्षण क्या है,
तो देखो यहाँ दिख रहे हैं लक्षण, इन लक्षणों को हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो देखें ये क्या है, टाइफाइड रोग के निम्नलिखित लक्षण है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट जान लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, तो जो जैसे हमारे शरीर में जब ये प्रवेश कर जाता है भोजन के साथ, तो भोजन आंत में पहुंचता है, आपको सब लोग जानते हैं। तो वहीं आंत की दीवार को ये क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, मतलब अल्सर पैदा कर देता है, उनमें घाव उत्पन्न कर देता है। तो पहला पॉइंट आपका है कि यह आंत की दीवार को क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। जब आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करेगा, पेट में दर्द होगा, ठीक है, और दर्द के साथ साथ अन्य प्रकार की जो क्रिया होंगी वो भी होंगी। तो देखें पहले जो पॉइंट है हमारा क्या, आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करता है। क्षतिग्रस्त के साथ साथ सिर दर्द या फिर मस्तिष्क में क्या होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। अब इनको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर का ताप बढ़ता है, जिससे हमें क्या आ जाता है, कहते बुखार आ गया। तो बुखार हो गया तीसरा पॉइंट। अगला है संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रतिदिन शरीर ज्वर में वृद्धि, मतलब है जो प्रत्येक सप्ताह इसमें बढ़ता है शरीर का ताप या बुखार बढ़ता है, वही है। और फिर जब भोजन ग्रहण नहीं करेंगे या ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, जब संक्रमित हो जाएगी आंत तो वैसी भूख हमारी क्या हो जाएगी, चक जाएगी। तो भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कमजोरी हमारे शरीर में भी आएगी, क्योंकि आंत रुधिर भी रिस रहा है। तो रुधिर जो आंत में क्षतिग्रस्त हो गई तो रुधिर भी रिस नहीं रखता है कभी कभी। तो ये है क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। कभी कभी रोगी की आंत का क्या है, रक्तस्राव होने लगता है। तो देखो ये है कि अगला पॉइंट है कि रोगी की आंत से क्या होने लगता है, रक्त का स्राव भी होने लगता है। कुछ दिनों में उदर व धड़ पर लाल चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। जैसे ज़्यादा कुछ दिनों बाद, जैसे 4-5 दिनों बाद क्या हो जाएगा, अगर इसका नहीं ठीक होगा तो ये क्या होगा, उदर या शरीर पर क्या हो जाएंगे, लाल धब्बे जैसे दिखाई देने लगेंगे, चकत्ते दिखाई देते हैं या धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो ये लक्षण हो जाते हैं। अब देख लेते हैं मेन पॉइंट में क्या है। अभी तक ये सब मिश्रित है। अब ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या है, आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं। अगला पॉइंट है मस्तिष्क में दर्द या सिर दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है। अगला है संक्रमण के जो प्रथम सप्ताह के प्रतिदिन क्या है, उसमें जब तक मतलब एक जो जब संक्रमण हुआ है तो संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रतिदिन मतलब एक सप्ताह तक क्या प्रतिदिन रोज आपको क्या होता है, शरीर के ज्वर में वृद्धि, मतलब बुखार आता है और उसमें वृद्धि होती है। अगले कमजोरी आ जाती है। फिर कभी कभी रोगी की आंत में क्या हो जाता है, रक्तस्राव होने लगता है। आंत से भी ज़्यादा, जैसे आंत में घाव बना देते हैं तो रक्त भी उनसे निकलने लगता है। कुछ दिनों में उदर व धड़ में क्या हो जाते हैं, लाल चकत्ते दिखाई पड़ते हैं या दिखाई देने लगते हैं। तो ये हो जाती हैं लक्षण। आगे देखते हैं हम तो आगे देखते हैं क्या है बचाव, प्रिवेंशन, इससे कैसे बचा जा सकता है इस रोग से। तो लक्षण अभी जान लिए। अब ये रोग ही ना हो तो हम पहले से ही अगर बचाव करेंगे, उससे बचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें रोग नहीं होगा। तो इसलिए बचाव करना बहुत ज़रूरी होती है। तो देखें बचाव कैसे कर सकते हैं हम। तो आपको जैसे पता है, अगर संक्रमण की विधि पता है तो हम इन बचाव अपने आप लिख सकते हैं। तो बचाव कैसे होता है, जैसे उसमें संक्रमण की विधि बताया था कि खाद्य पदार्थों द्वारा क्या है, ये हमारे शरीर में या दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो वही बताया गया इसमें। पहला पॉइंट सबसे पहले वही है, खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जब खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक के रखेंगे तो उसमें मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, और जब मक्खियाँ नहीं बैठेंगी तो जीवाणु उसमें तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे लिखा ना, जिससे मक्खियाँ जीवाणुओं को खाने तक ना ला सकें। ठीक है, तो ये मक्खियाँ नहीं ला सकती हैं, ढक के ही रखेंगे तब। और पानी को क्या है, पानी को हमें उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पानी को उबाल कर नहीं पीना चाहिए। अब बाज़ार के खुले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। बाज़ार में आपको पता है दुकानें जो होती कितनी गंदगी रहती है, और वहाँ पर जो मक्खियाँ होती हैं भिनभिनाती रहती हैं, तो वही नालियों में बैठती हैं, वही फिर जो आपके बाज़ार में खुले रखे खाद्य पदार्थ उन पर भी बैठती हैं। तो नालियों से जो जीवाणु हो गया, अगर सैल्मोनेला या साल्मोनेला टाइफी के, वो आपके उसमें खुले में खाद्य पदार्थ रखे उनमें आ जाएंगे, आपने ग्रहण किया तो आपके अंदर आ जाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए
बाज़ार में जो खुले में रखे हुए पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को हम नहीं खाना चाहिए, इस रोग से अगर बचना है तो। आगे है टीएबी के टीके लगवाने चाहिए। तो टीएबी के टीके लगवाने चाहिए, जिससे क्या होता है, टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन, मतलब इसमें जो क्या होता है, प्रतिरक्षा क्षमता क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है। टीएबी के टीके लगवाने चाहिए। आगे है पाँचवा। तो पाँचवा क्या, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करना चाहिए। तो जो हमारा घर है या हमारे आसपास है उसको हम क्या करेंगे, साफ सफाई करते रहेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो मक्खियाँ आकर के हमारे यहाँ नहीं भिनकेंगी और जो होंगी तो कीटनाशकों का छिड़काव करने से नष्ट हो जाएंगे। तो ये तमाम लक्षण हैं जिनसे हम जो टाइफाइड होता है उससे हम बच सकते हैं। और अगर बच भी नहीं पाए, हमारा मन नहीं माना, हमने खुले में रखी पदार्थों को क्या कर लिया, खा लिया, तो अब क्या है, अब एक ही होता है कि अब उसका इलाज कराओ या उसका उपचार कराओ। तो देखते हैं क्या है उपचार, देखें आगे। तो देखें यहाँ रहे उपचार। तो उपचार क्या है, ट्रीटमेंट इसका क्या है, अगर हम नहीं बच पाए और हमें रोग हो गया तो हम अब कैसे इसका इलाज कराएं। तो देखें इलाज के लिए क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है, लेकिन इलाज हमें घर पर नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से ही करवाना है। तो देखें, इस रोग की जांच विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो पहले तो हमें पता करना होगा कि कौन सा रोग है। तो रोग कब पता चलेगा, जब हम टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट कराएंगे तो हमें अगर ये संभावना बढ़ रही, अगर ये लक्षण जो हमने ऊपर बताए थे वो लक्षण अगर दिख रहे हैं तो हम क्या कराएंगे, विडाल टेस्ट कराएंगे। विडाल टेस्ट कराएंगे तो अगर उसमें टाइफाइड निकलता है तो हम देखें इन जो उपचार हेतु, इस रोग के उपचार हेतु जो विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक दवाएं हैं उनका उपयोग करेंगे। तो कौन कौन सी प्रतिजैविक दवाएं हैं देख लेते हैं। तो यहाँ लिखी हैं उपचार हेतु कौन सी, एम्पिसिलिन, क्या है, एम्पिसिलिन, ये भी एक प्रतिजैविक औषधि है। फिर यहाँ क्या है, क्लोरेम्फेनिकोल, क्या है, क्लोरेम्फेनिकोल, ये क्या है, ये भी एक प्रतिजैविक औषधि है। तो क्लोरेम्फेनिकोल ये है क्या, प्रतिजैविक औषधि। तो एक हो गई कौन सी, एम्पिसिलिन, एक हो गई क्लोरेम्फेनिकोल, और अगला क्या है, तो है सिप्रोफ्लोक्सेसिन, क्या है, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, क्या है, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ठीक है। ये क्या है, एक ये भी प्रतिजैविक औषधि है। तो लिखा है यहाँ नामक प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये औषधियाँ हो जाती हैं। तो एक बार फिर से देख लें कौन सी, एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सेसिन, क्या है, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ये नामक प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और अब क्या लिखा, आगे लिखा है, अब रोगी के शरीर के पित्ताशय से जो पित्त है उसको निकालकर भी रोगी का उपचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस रोग का हमने जाना कारक क्या है, सैल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला टाइफी। फिर उसके बाद संक्रमण की विधि पढ़ी। तो संक्रमण की विधि आपको पता है, संदूषित भोजन या जल से होते हैं। फिर उसमें क्या है, जो इसके लक्षण, तो लक्षण भी आपने पढ़े, इसमें जो आंत में घाव हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, बुखार आता है और कमजोरी आती है, शरीर में जो प्रथम सप्ताह तक तीव्र वृद्धि होती है और रक्तस्राव भी होने लगता है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। बचाव आपको पता ही है, खुले में रखे सब फल खाद्य पदार्थों को ना खाएं, भोजन को ढक के रखें और जल उबाल कर पिएँ, टीबी के टीके लगवाएं, वातावरण को स्वच्छ रखें, कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें। अगर हो भी जाता है तो हम पहले विडाल टेस्ट कराएं, फिर विडाल टेस्ट कराने के पश्चात क्या, एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सेसिन नामक क्या है, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करें। तो अगला जो अपना रोग है वो क्या है, हैजा। तो हैजा के बारे में आगे चर्चा करते हैं अब इसमें।
तो देखें हैजा है या इसी को कॉलरा कहते हैं। तो इसके सामने इसका कारक भी लिखा है। तो कारक क्या है? विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी इसका क्या है? कारक है जिसके द्वारा ये होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले ही हमने शुरू में वीडियो में बताया कि हम कौन से रोग पढ़ रहे हैं, जीवाणु जनित। तो हैजा भी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हैजा किसके द्वारा है। तो पहला नाम हमें आना चाहिए जीवाणु। अब कौन सा जीवाणु? तो कौन सा जीवाणु? ये रहा आपका कौन सा जीवाणु। तो क्या है? विब्रियो कोलेरी। ये है इसका कारक। तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा क्या होता है? हैजा रोग होता है। तो समझ गए? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा क्या हैजा होता है। तो चलें देखते हैं, यहाँ ये लिखा है इसके बारे में सब। तो हम इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके नोट करते जाएं और आगे देखते हैं। तो क्या है ये पढ़ के आपको बताते हैं। यह रोग क्या है? विब्रियो कोलेरी। क्या है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अर्थात मतलब ये किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। और विब्रियो कोलेरी क्या है? जीवाणु। और इस जीवाणु से कौन सा रोग होता है? हैजा। ये बात ध्यान रखना हमें। आगे यह जीवाणु भोजन के साथ पहुंचकर क्या है? आंत में। तो कैसा भोजन? आपको वहाँ बताया था टाइफाइड में संदूषित भोजन। तो भोजन के साथ साथ भोजन या फिर जल, संदूषित भोजन या संदूषित जल में पहुंचकर आंत में क्या करता है? संक्रमण। तो इसका संक्रमण स्थान भी ध्यान रखना है। तो ये संक्रमण कहाँ करता है? आंत में इसका संक्रमण होता है। और जब आंत में संक्रमण होता है तो क्या लगते हैं? दस्त अर्थात अतिसार और या उल्टी होती हैं। दस्त और उल्टी इसका मुख्य लक्षण भी है। तो यही सब आपको पहले दिख रहा है, यहाँ सब चीज़ें बताएं। संक्रमण स्थान आंत हो गई और फिर इसका मुख्य लक्षण क्या है? दस्त और उल्टी होना इसका प्रमुख लक्षण होता है। तो क्या है? उल्टी होने लगती हैं। इसका संक्रमण इतना अधिक होता है कि कुछ ही घंटों में कई लीटर पानी शरीर से निकल जाता है। तो आपको पता है कि जब उल्टी होगी और दस्त लगेंगे तो क्या है? हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन अर्थात जल की कमी हो जाएगी। तो शरीर से जल का निकलना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। शरीर से क्या है? जल का बाहर निकलना और शरीर में जल की मात्रा कम होना क्या है? डिहाइड्रेशन होती है, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हैजा है ये रोग, हैजा विब्रियो कोलेरी। बार बार इसको दोहराएं, एक हैजा विब्रियो कोलेरी। ठीक है, इस प्रकार से अगर करेंगे बार बार तो हमें याद बना रहेगा। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? इसकी संक्रमण की विधि। तो संक्रमण की विधि वही टाइफाइड की जैसी इसकी। तो क्या है? यह रोग संदूषित क्या है? जल एवं भोजन द्वारा होता है। तो जल या भोजन के संदूषित हो जाने पर अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें हैजा रोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है संदूषित जल क्या है? संदूषित जल जैसे नालियों में या इस प्रकार से बह रहा है और हमारे किसी न किसी रूप में जैसे वो आ जाता हमारे घर तक, या फिर मक्खियों की सहायता से वो जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, या फिर भोजन भी दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से भोजन तक कौन पहुंचाता है इनके जो जीवाणुओं को, विब्रियो कोलेरी को? तो मक्खियाँ, घरेलू जो मक्खियाँ हैं वो भोजन तक पहुंचाती हैं और बाहर से भोजन तक हमारे आ गया, फिर हम उसको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या है? मक्खियाँ जब जैसे मल पे या गंदी वस्तुओं पर बैठती हैं तो वहाँ उसके किसके, अगर विब्रियो कोलेरी के जीवाणु तो उनके पैरों में लगेंगे, पैरों से भोजन में आएंगे या जल में आएंगे और हम उनको फिर वहाँ से हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए संदूषित भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए और संदूषित जल को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साफ स्वच्छ जल ग्रहण करना चाहिए। तो लक्षण अब देखते हैं। तो सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं? तो देखें, जो हैजा है उसके क्या लक्षण हैं? तो दस्त और उल्टी इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अभी हमने पहले ही बताया कि दस्त और उल्टी इस रोग का प्रमुख लक्षण है। तो इसका लक्षण क्या है? दस्त और उल्टी। और तो उल्टी दस्त के कारण शरीर का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। जब निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या तो क्या होगा? जल की कमी के कारण त्वचा कैसी हो जाएगी? रूखी पड़ जाती है।
शरीर कैसा ठंडा पड़ जाता है। पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है, क्योंकि जब संक्रमण फैला है पेट में तो दर्द तो हो रहा ही है, पेट में भी दर्द होता है। हाथ पैरों में क्या होती है, ऐंठन होती है, क्योंकि भोजन शरीर में पहुँच तो रहा, अपन खा भी रहे हैं तो, लेकिन वो रुक नहीं रहा है तो उसका अवशोषण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा तो ऊर्जा की कमी होगी, तो हमारे पैरों में क्या हो गए, ऐंठन या कमजोरी आने लगती है, ऐंठन होने लगती है। ठीक है। और आगे रोगी को क्या है, अधिक प्यास लगती है, क्योंकि पानी अवशोषित नहीं हो पाता तो प्यास क्या होती है, अधिक लगती है। पेशाब क्या हो जाती है, रुक जाती है। उपचार न मिलने पर जल की कमी के कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ये क्या है, इस रोग के लक्षण हैं। तो रोग के मुख्य लक्षण क्या है, दस्त और उल्टी होना। इसके जब दस्त और उल्टी होती है तो शरीर में क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। जब जल की कमी हो जाती है तो त्वचा कैसी हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पेट में दर्द होता है तथा हाथ पैरों की में ऐंठन होने लगती है और प्यास लगने लगती है, अधिक प्यास लगती है, पेशाब रुक जाती है। उपचार न मिलने पर जल की कमी के कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये हो जाते हैं इसके लक्षण हैजा के। अब लक्षण के बाद क्या आ जाते हैं, बचाव। तो बचाव क्या है, वही चीज़, अगर हमें संक्रमण पता है कैसे होता है तो बचाव भी हम उसी से लिख सकते हैं। तो बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसके, तो देखो खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए, जैसा कि हमने किसमें, टाइफाइड में बताया था, वही हैजा में भी है कि खाद्य पदार्थों को हमेशा क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ जो जीवाणुओं को खाद्य पदार्थों तक ना ला सकें। वही बिल्कुल डिटो पॉइंट है। आगे है पानी को उबालकर पीना चाहिए। बाजार में के खुले पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। फल एवं सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोकर खाना चाहिए, क्योंकि इन पर भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जो सब्जियां कहीं कुछ होते हैं, कहीं नालियों के किनारे पर लगा लेते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो उनसे क्या है, तो नालियों में जो आपका विब्रियो कॉलेरी होगा, जो हैजा रोग का वो जीवाणु वो चिपके रहेंगे, तो हमारे अंदर इनसे भी जा सकते हैं। तो क्या है, फल एवं सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोकर खाना चाहिए। अगला है बरसात के समय में नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए। ठीक है। अगला है हैजा का टीका लगवाना चाहिए, तो हैजा के टीके भी लगवा लेने चाहिए। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साफ सफाई सबसे मुख्य है, सभी रोगों का ये है, सब में लिख सकते हैं हम, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसको तो हम सब में लिख सकते हैं, बचाव है सब में, साफ सफाई का अधिक ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार तो देखें अब हैजा रोग के क्या उपचार हैं। तो हैजा रोग के क्या उपचार हैं, तो रोगी के रुधिर में ग्लूकोज तथा लवण आदि का घोल चढ़ाकर प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करके तथा, तो प्रतिजैविक औषधियाँ आप जानते हैं पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि प्राप्त होती है, एम्पिसिलिन है आदि हैं। तो प्रतिजैविक औषधियाँ या एंटीबायोटिक औषधियाँ तथा नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड की 10 से 20 बूंदें एवं जो अमृत धारा है उसकी क्या 5 से 10 बूंदें मिलाकर रोगी को देते हैं, तो जो रोगी है उसको क्या है, आराम मिलता है। या फिर रोगी को जल व ORS का घोल पिलाना चाहिए। तो रोगी के शरीर से जो जल और जो आयन है उनकी कमी ना हो पाए, तो इसलिए ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हैजा रोग को जाना, तो हैजा रोग के क्या कारक जाना, विब्रियो कॉलेरी, मोड ऑफ स्प्रेड कैसे फैलता है, इसका संक्रमण कैसे होता है, तो बताया संदूषित भोजन और जल से होता है। इसके लक्षण क्या है, तो आपको बताया दस्त और उल्टी मुख्य लक्षण है, और तमाम अन्य लक्षण होते हैं, जल की कमी हो जाती है। ठीक है। आगे है बचाव। तो बचाव आपको पता ही है, संदूषित भोजन को नहीं खाना चाहिए, जल को उबाल कर पीना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, और भी बाजार के खुले में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए आदि लक्षण होते हैं। उपचार में आपको बता दिया, तो उपचार में प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए,
और ग्लूकोज तथा लवण का घोल चढ़ाना चाहिए। जैसे बोतल चढ़ाते ना, तो उस बोतल के माध्यम से लवण और ग्लूकोज को चढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, फिर तजैविक हो गए। फिर जो है ये क्या है, नाइट्रोन्यूक्लिक एसिड की 10 से 20 बूंदें तथा एवं अमृतधारा की 5 से 10 बूंदें पिलाने से आराम मिलता है। ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए। इस प्रकार से हो जाता है इसका उपचार।